उसे पाकिस्तान की सेना नहीं मार पाई, उसे अपने ही देश के सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया। और आवाज उठाना जब से जुर्म बन गया इस देश में, फिर भी इसके बावजूद उन्हें गद्दार साबित कर दिया गया। इसी देश में रेपिस्ट को बेल मिल जाती है और एक्टिविस्ट को जेल में डाला जाता है। क्योंकि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि तो पता है आप गए तो गए अंदर, अब कोई बेल इसमें कोई हेयरिंग कोई कुछ है नहीं इसके अंदर। हाउ मेनी इयर्स आई डोंट नो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक को 1500 किलोमीटर दूर जोधपुर की जेल में क्यों रखा गया। सोनम वांगचुक has been arrested और असल में लेह में प्रॉब्लम क्या हुई थी? क्या सोनम वांगचुक पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना सही था या गलत? इस पूरे केस के पीछे की सच्चाई, ग्राउंड रियलिटी और पॉलिटिकल एंगल को हम डिटेल में समझाएंगे बिना किसी अफवाह के, सिर्फ फैक्ट के साथ। तो हमें शुरुआत अगस्त 2019 से करनी पड़ेगी, जब J&K में एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हजारों जवानों को अरेस्ट किया और बहुत सारे लोगों को PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक किया। सारे पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन कर दिया गया, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला, चाहे कोई MP हो या असेंबली का मेंबर, चाहे कोई अलगावादी था या कोई बहुत बड़ा मौलवी या फिर कोई क्रेडिबल आदमी जो लोगों को सड़क पर उतार सकता था। सबको सिक्योरिटी फोर्सेस ने अरेस्ट कर दिया। लेकिन ये सारा कुछ कश्मीर डिवीजन में हो रहा था, जम्मू और लेह डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे लेह और सोनम वांगचुक को इससे क्या लिंक है? आप थोड़ा सब्र रखिए, वीडियो में आगे जाके आपको क्रिस्टल और क्लियर समझ आएगा। फिर एकदम कश्मीर डिवीजन में इंटरनेट सर्विस और नेटवर्क को सस्पेंड कर दिया गया। बिना किसी सॉलिड रीजन के एक नोटिफिकेशन आई कि 5 अगस्त 2019 से कश्मीर डिवीजन में गैर अनिश्चित मुद्दे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाएगा। फिर आया वो दिन, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। 5 अगस्त 2019 को जब बीजेपी की सरकार ने प्रेसिडेंट ऑर्डर के तहत आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया, स्टेट्स को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, वो भी इलीगली, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इस फैसले से सोनम वांगचुक खुश तो हुए और PM मोदी को थैंक्स भी बोला। So it has come late, but it has come and people are very very happy. लेकिन ये खुशी उनके चेहरे पर ज्यादा देर तक नहीं रही। इस फैसले में लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी तो मिल गई, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मिली। मतलब अब लद्दाख पूरी तरह दिल्ली से कंट्रोल होगा, वहाँ के लोकल्स को अपना डिसीजन लेने का कोई हक नहीं रहा। 2019 के बाद सोनम वांगचुक को फील होने लगा कि हमारे कंट्रोल में तो अब कुछ नहीं रह गया, तो उन्होंने रिपीटेडली बीजेपी गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मांगनी शुरू कर दी थी लेह के लिए। उन्होंने बहुत कोशिशें की और गवर्नमेंट को समझाया कि हमें हमारा हक दो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हालात से तंग आकर उन्होंने 2024 में हंगर स्ट्राइक ट्राई की। जब दुनिया में शोर मचा तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ा और उन्होंने सोनम वांगचुक से बात की। होम मिनिस्ट्री की तरफ से रिपीटेडली मीटिंग्स हुई, जहां सोनम वांगचुक ने अपनी 4 सिंपल डिमांड्स रखी। पहली डिमांड थी लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। दूसरी डिमांड थी लद्दाख को फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। तीसरी डिमांड थी सेपरेट पब्लिक कमीशन सर्विस बनाया जाए। और चौथी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड थी पार्लियामेंट्री सेफगार्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर एनवायरमेंटल एंड लोकल डेमोग्राफी। ये डिमांड उन्होंने लोगों के फ्यूचर और राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए रखी। क्या आपको लगा कि इन 4 डिमांड्स में कोई भी डिमांड देश के खिलाफ है, या इसमें देश को तोड़ने की कोई साजिश नजर आ रही है, या फिर ये सिर्फ अपने हक, अपनी जमीन, अपने फ्यूचर को बचाने की बात हो रही है? लेकिन इन 4 डिमांड्स में से 2 डिमांड देश के लिए काफी ज्यादा खतरा साबित हो सकती हैं। इसका डिटेल में आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से थे, उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हम इसका सलूशन लाएंगे, और उन्होंने कहा आपकी डिमांड्स वैलिड हैं। हंगर स्ट्राइक को ट्रैक करते हुए सोनम वांगचुक ने फास्ट खत्म किया
ये फास्ट 18 जून 2024 से 27 जून 2024 तक चला, मतलब पूरे 9 दिन। फास्ट खत्म होने के बाद उनकी डिमांड्स पर सोल्यूशन लाने का वादा तो किया गया, लेकिन लेह में हालात अभी भी टेंस थे। लेकिन फिर 2024 तक भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई सोच विचार किया लद्दाख के लोगों के लिए। बीजेपी को कोई इलेक्शन जीतना तो नहीं है लद्दाख में, तो उनको क्या लद्दाख के लोगों से लेना देना। वो तो दिल्ली से पूरे लद्दाख का कंट्रोल एंजॉय कर रहे थे, उनको और क्या चाहिए था। लेकिन सोनम वांगचुक ने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर पीसफुल हंगर स्ट्राइक की मार्च 2024 में। यहाँ भी सरकार ने उन्हें इंश्योर किया कि हम आपके साथ डायलॉग कंटिन्यू करेंगे, और फिर सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक 21 दिनों के बाद खत्म की। अगर गवर्नमेंट चाहती तो वो कुछ ही दिनों में नेगोशिएशन करके इसका सलूशन निकाल सकती थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, मैंने पहले ही कहा था ना, इन 4 डिमांड्स में 2 डिमांड काफ़ी डेंजरस है। पहली डिमांड थी 6th शेड्यूल और दूसरी डिमांड थी पार्लियामेंट्री सेफगार्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। ये दोनों डिमांड बहुत खतरनाक थी गवर्नमेंट के लिए। जब भी गवर्नमेंट लद्दाख के लीडर से नेगोशिएशन करेगी, इन 2 डिमांड्स में से कम एक डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट इनमें से कोई भी डिमांड एक्सेप्ट कर लेती है तो लद्दाख की ज़मीन वहाँ के लोगों के कंट्रोल में चली जाएगी, जिसकी वजह से लद्दाख एक इंडिपेंडेंट जोन बन जाएगा। अगर आप लद्दाख गए हो, आपको पता होगा वहाँ के पहाड़ों के बारे में, वो कितने चमकदार हैं, कितने रंगीन पहाड़ हैं। इंडिया की सबसे बड़ी लिथियम रिजर्व इन्हीं पहाड़ों में पाया जाता है। अगर ये पहाड़ दिल्ली के कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो यहाँ माइनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इंडिया के कैपिटलिस्ट यहाँ से एक भी लिथियम का टुकड़ा नहीं ले पाएंगे, और मोदी ये कभी नहीं होने देगा, क्योंकि मोदी और यहाँ के बड़े कैपिटलिस्ट का कनेक्शन किससे छुपा हुआ नहीं है। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो वो सिर्फ पॉलिटिकल चेंज के लिए नहीं था, असल में ये लैंड रिसोर्स और माइनिंग के लिए रास्ता खोला गया, स्पेशली लद्दाख रीजन के लिए। इंडिया में माइनिंग का सबसे बड़ा प्लेयर है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप की नज़र किसी भी पहाड़ पर पड़ी तो मोदी जी उन्हें हर हाल में वो पहाड़ दिलाकर ही रहेंगे। कैपिटलिस्ट्स को फायदा पहुंचाने के लिए इस रीजन को कंट्रोल में लेना बहुत ही जरूरी है। अगर इन 2 डिमांड में से कोई भी डिमांड एक्सेप्ट हो गई तो ये ज़मीन पूरी तरह लद्दाख के लोगों के कंट्रोल में चली जाएगी, और लद्दाख के लोग कभी यहाँ माइनिंग अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो कैपिटलिस्ट के लिए कितना भी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो। अगर ये पहाड़ मोदी के कंट्रोल में है तो माइनिंग पॉसिबल हो सकती है, इसलिए मोदी लद्दाख के लोगों की डिमांड्स कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर लद्दाख की ज़मीन में रिसोर्सेज नहीं होते और अडानी ग्रुप की नज़र नहीं होती तो लद्दाख की डिमांड्स कब के एक्सेप्ट की जा सकती थी। लेकिन यहाँ कैपिटलिस्ट की नज़र पड़ गई है, जहाँ भी कैपिटलिस्ट की नज़र पड़ती है वो जगह कभी सेफ नहीं होती, चाहे वो हसदेव फॉरेस्ट हो या रायगढ़ हो या अल्पाड़ हो, और अब अरावली हिल्स भी खतरे में पड़ चुके हैं। अगर मैं इसको और डिटेल्स में एक्सप्लेन करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मार्च 2024 में गवर्नमेंट ने डायलॉग का प्रॉमिस करके सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक खत्म करवाई, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया। सोनम वांगचुक ने 6 महीने इंतजार किया, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया। फिर सितंबर उन्होंने एक मार्च ऑर्गेनाइज किया जिसे दिल्ली चलो यात्रा नाम दिया गया। ये पूरी तरह पीसफुल मार्च था, इसमें सिर्फ लद्दाख के लोग, स्टूडेंट्स और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट शामिल थे। दिल्ली पहुंचने के बाद पुलिस ने सोनम वांगचुक को डिटेन कर दिया। नमस्कार जी, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुँच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है बच्चा सलामत को सबसे ज़्यादा डर प्रोटेस्ट से लगता है, और वो डर और भी बढ़ जाता है जब दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है और जंतर मंतर या किसी प्रोमिनेंट जगह पर बैठ जाता है। अगर मुस्लिम प्रोटेस्ट करे तो वो उन्हें टेररिस्ट बोलते हैं, अगर हिंदू प्रोटेस्ट करे तो कांग्रेसी, अगर सिख प्रोटेस्ट करे तो खालिस्तानी, और अगर आदिवासी प्रोटेस्ट करे तो नक्सलाइट।
country is this? Am I really in India or am I in China? Am I in China? China has specified places and then they would allow. But here you don't allow Jantar Mantar. Jantar Mantar, you already filed the application. Yes, so they don't allow. They don't allow. So we are here in a park and very silently. Nothing could be more peaceful. Please, you vacate this. खैर सोनम वांगचुक को दिल्ली में डिटेन कर दिया गया और इससे लेह में प्रोटेस्ट बढ़ने लगे। जब हालात बिगड़ने लगे तो सोनम वांगचुक ने अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। सोनम वांगचुक ने गवर्नमेंट को टाइम दिया, लेकिन 1 साल के बाद भी गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड एक्सेप्ट नहीं की। हालात से तंग आकर सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर 2025 को दोबारा हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की। 24 सितंबर की सुबह लद्दाख की कैपिटल में हजारों लोग मार्टर्स पार्क में जमा हुए। कॉल दी गई थी लेह एपेक्स बॉडी की तरफ से। उनका मकसद एक था, सोनम वांगचुक और एक्टिविस्ट के साथ इज़हार यकजहती का, जो लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल और स्टेटहुड मांग रहे थे। यह हंगर स्ट्राइक का 15वां दिन था। एक दिन पहले ही 2 एक्टिविस्ट की तबीयत बिगड़ चुकी थी और लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पर था। हजारों लोग आए थे, लेकिन प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल था, न तोड़ फोड़ न हिंसा, सिर्फ आवाज। लेकिन सुबह 11:30 बजे के आसपास सिचुएशन बदलने लगी। कुछ प्रोटेस्टर्स ने एल्डर्स के मना करने के बावजूद भी मार्च निकाला और LAHDC चेयरमैन ऑफिस की तरफ बढ़े। वहां उनका सामना हैवी पुलिस और CRPF डिप्लॉयमेंट से हुआ और यहां से पहली बार पत्थर चला। काउंसिल ऑफिस के बाहर एक सिविलियन प्रोटेस्टर की सिर में गोली लगी। आई विटनेसेस का कहना है इसी एक गोली ने यूथ का गुस्से को आग में बदल दिया। करीब 400 मीटर दूर बीजेपी के लद्दाख ऑफिस को घेर लिया गया। वीडियोस में देखा जा सकता है सिक्योरिटी पर्सनल वहां मौजूद ही थे। बीजेपी का झंडा उतारा गया, नेशनल फ्लैग को हाथ तक नहीं लगाया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी के पोस्टर्स को टारगेट किया गया। फिर बीजेपी के ऑफिस और एक पुलिस वैन को आग के हवाले कर दिया गया। इसका कहना है 4 वुमेन पुलिस ऑफिसर्स अंदर फंस चुके थे। CRPF जवान के साथ मारपीट हुई। एक जवान की स्पिनल इंजरी आई। दोपहर 3 बजे तक प्रोटेस्टर्स वापस मार्टर्स पार्क में आ चुके थे। पीसफुल प्रोटेस्टर्स और वायलेंट एलिमेंट्स भी एक जगह मिक्स हो चुके थे। जब सोनम वांगचुक को वायलेंस का पता चला तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक खत्म की। मैं अपील करना चाहता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो इसे जितना हो सके जल्दी रोक दें। ये कोई लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है, बल्कि इससे ये मुद्दा और भी गंभीर होता जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से कि वो अपना ये रोक दे और अपील करता चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो गोलाबारी रोक दे। अगर हमारे युवा पीढ़ी को ये दर्द है, दुख है कि हम अनशन पे हैं, कल 2 लोग अस्पताल गए, अगले दिनों में क्या होगा, तो हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं, इसे रोक रहे हैं। और वुमेन और एल्डर्स पार्क से निकल रहे थे और तब सिक्योरिटी फोर्सेस ने पार्क पर दावा बोल दिया। आई विटनेस का कहना है ऑटोमेटिक राइफल्स, पैलेट गन्स, टायर गैस और स्टैंड ग्रेनेड्स। फॉर्मर आर्मी सोल्जर स्टैंड हॉस्टल कहते हैं सब शांत था। फिर अचानक फायरिंग शुरू हुई। पुलिस और CRPF सीधे प्रोटेस्टर्स पर एम लगाकर फायर कर रहे थे। बूढ़े, औरतें, किसी को नहीं छोड़ा गया। संपिल एक प्रोटेस्टर, उसने द वायर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हर तरफ चीख थी, टीयर गैस का धुआं था। मेरे सामने 30 लोग इंजर हो चुके थे। 4 प्रोटेस्टर्स की मौत भी हो चुकी थी। इनमें से एक जवान सिवांग खारचंद था जो करगिल वॉर का वेटरन भी था। उसे पाकिस्तान की सेना नहीं मार पाई, उसे अपने ही देश के सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया। पहले तो मेरे बेटे को उन्होंने मारा पीटे हैं, पूरा बॉडी में नीला हो रखा है, जगह जगह डंडे का निशान। और उसके बाद उन्होंने घिसार के रगड़ के और लेटा कर गोली मारा है। वो कैसे? पीठ से गोली लग के कंधे से निकला हुआ है, जिसका मतलब उन्होंने लेटा के ही शूट किया है।
हमें सुनने में आ रहा है कि ये लद्दाख पुलिस ने किया, जिसने भी किया हो गलत किया है। ये प्रोसीजर नहीं होता है, दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता है। अगर ये इसका पुलिस का एसएसपी का बच्चा मरता वो क्या सोचता, डीसी का बच्चा मरता वो क्या सोचता। गरीब को मारने में उनको आसान लगता है ना, खुद का बच्चा अगर होते क्या वो इस तरीके से सहेगा, नहीं सह सकता है। 90 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, इनमें से ज्यादातर बच्चे थे। 35 पुलिस और सीआरपी पर्सनल भी घायल हुए। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी पार्क के बाहर हुई। पुलिस का कहना है फायरिंग सेल्फ डिफेंस में हुई। प्रोटेस्टर्स का कहना है वाटर कैनन और रबर बुलेट्स यूज हो सकती थी, लेकिन पैलेट्स और रियल बुलेट चलाई गई। इस दिन सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट कर दिया गया। वांगचुक हैज बीन अरेस्टेड अंडर एनएसए में। आपको पता है, आप गए तो गए अंदर, अब कोई बेल इसमें कोई हेयरिंग कोई कुछ है नहीं इसके अंदर। हाउ मेनी इयर्स आई डोंट नो। और लद्दाख में पिछले 5 सालों से शांति से लिखी जा रही डेमोक्रेसी एक दिन में गोलियों के शोर में हो गई। मीडिया सोनम वांगचुक को चाइनीज एजेंट कह रहा था और ये वीडियोस भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई। Wangchuk has already gone a step further. On camera, here's a video doing the rounds where he declares he will allow Chinese to enter India. जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो को सच आपके सामने रखूंगा, आप पहले पूरा वीडियो देखिए। चूल्हे नमस्कार आदाब। ये मेरे 7वें दिन का अंत हो रहा है अनशन का पानी और नमक पर। और यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम। उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, आप समस्या का हल करें तो बेहतर होगा। उनके खिलाफ फॉल्स नैरेटिव बिल्ड किया गया। उन्होंने देश की आर्मी के लिए सोलर टेंट्स इन्वेंट किए, लेह में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व की आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाकर, और लेह में एजुकेशन डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा काम किया। फिर भी इसके बावजूद उन्हें गद्दार साबित कर दिया गया। इसी देश में रेपिस्ट को बेल मिल जाती है और एक्टिविस्ट को जेल में डाला जाता है। सवाल सिर्फ एक है, पत्थर का जवाब गोली से क्यों, और आवाज उठाना कब से जुर्म बन गया इस देश में। आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके पीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है, और चीन जैसे देशों के खिलाफ बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई।